Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 44. Extra information regarding relative pronoun. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना सबक नंबर 44 और आज के सबक में हम बात करेंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो आज के सबक में हम कुछ और मज़ीद जानकारी लेंगे इसमें मौसूल के बारे में, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज़ करना चाहेंगे। हमने कल क्या सीखा था? कल हमारी गुफ्तगू हुई थी लेसन नंबर 43 में यूज़ ऑफ डेट। डेट का इस्तेमाल हमारे लिए कब ज़रूरी होगा? तो उसमें से पहली जगह आपको बताई थी डेट का इस्तेमाल जहाँ पर ज़रूरी है वो ये है कि जब सुपरलेटिव डिग्री आ जाए किसी नाउन के साथ और उस नाउन के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहे तो हम वहाँ पर डेट इस्तेमाल करेंगे। दूसरी जगह है कि जब रिलेटिव प्रोनाउंस का मर्जा ऑल या सेम या एनी या नॉन या नथिंग या द ओनली हो तो इस सूरत में हम वहाँ पर डेट लाजिमी तौर पर लाएंगे। ओके, अगली जगह थी कि जब रिलेटिव प्रोनाउंस का मर्जा यानी मुराद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जैसे कि वेयर विच हुम वगैरह, तो इसी सूरत में हम सिर्फ डेट का ही इस्तेमाल करेंगे। आगे हमने पढ़ा था कि जब किसी जुमले में दो चीज़ें इकट्ठी हो गई हों और दोनों चीज़ों में से एक आकिल हो दूसरी गैर आकिल हो। आकिल होने का मतलब इंसान हो, दूसरा क्योंकि इंसानी आकिल होता है और इसके अलावा जानवर हो या गैर जानदार कुछ भी हो। इस सूरत में अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप वहाँ पर डेट इस्तेमाल करें। ओके, आगे हमने आपको बताया था कि अगर डेट के साथ प्रीपोजिशन आ जाए तो इस सूरत में हम दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि आई लिव इन डेट तो आपका जुमला गलत होगा। ओके, तो डेट और प्रीपोजिशन को एक साथ आप नहीं लिख सकते हैं। हाँ, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन ना हो जैसे इन डेट शॉप, आई वॉज इन डेट शॉप, मैं उस दुकान में था, तो ठीक है। लेकिन अगर एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए डेट, उस सूरत में हम प्रीपोजिशन को उसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हमारे लिए ज़रूरी होगा कि अगर हम डेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको अलग रखें। या डेट के अलावा विच या whom वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरत के अतबार से, लेकिन जहाँ पर डेट आप इस्तेमाल करें और उसको आप प्रीपोजिशन के साथ नहीं ला सकते। ओके, लेकिन अगर विच और whom आ जाए एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, उसके साथ प्रीपोजिशन आ जाए तो आप दोनों को एक साथ भी ला सकते हैं, यानी इन विच या फॉर whom भी कह सकते हैं, और आप दोनों के दरमियान गैप यानी खला भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अहम हिस्सा है आपके पिछले सबक का। ओके गाइस, अब चलते हैं, हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, और मैंने एक्सरसाइज में क्या बताया था आपको, वहाँ पर हमने बताया था कि हम आपको ऑप्शन देंगे, आपको वहाँ पर चूज़ करना है कि क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा, क्या प्रीपोजिशन, क्या रिलेटिव प्रोनाउन हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ओके,
ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने मैच किया होगा और आपका बहुत कुछ सही भी रहा होगा और बहुत कुछ हो सकता है गलत भी रहा हो, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपने सबक को समझा होगा, तो आपका कम ही गलत रहा होगा। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यानी सही आंसर क्या है और क्यों। तो द लेडी राहिल कॉल एट नाइट वाज मच एंग्री। तो यहाँ पर हम डेट को हम गर्चे मुतलक तौर पर हर जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, हम तो डेट को नहीं मानेंगे। गर्चे मैंने ऑप्शन में रिप्लाई में दे दिया था, बट हम डेट को नहीं मानेंगे। ओके, जहाँ पर डेट लाजमी है वहाँ पर हम उसको डेट लिखेंगे, बाकी को हम जनरल जो सिस्टम जो रूल मैंने आपको बताया वही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे whom। क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमारा आएगा whom। ठीक है, क्यों? क्योंकि द लेडी यहाँ पर क्या वाक़या है, यहाँ पर द लेडी कॉल एट नाइट, राहिल कॉल एट नाइट। किसको? राहिल ने फ़ोन किया था, लेडी को। तो ऑब्जेक्ट वाक़ हो गया यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? whom, ऑब्जेक्टिव केस, और ये लेडी ये इंसान है, इसलिए हम यहाँ पर whom लिखेंगे। ओके, उसके बाद ऑल ही स्पोक अबाउट दिस टॉपिक वाज जस्ट नॉनसेंस। तो यहाँ पर ऑल आया हुआ है और इसलिए हम यहाँ पर डेट का ही इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ऑल एक ऐसा वर्ड है जिसका शुमार उन अल्फाज में से होता है कि जिसके लिए अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करें तो डेट ही ला सकते हैं, जैसे कि ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट कोल्ड। ठीक, तो यहाँ पर हम डेट लाएंगे और कुछ नहीं ला सकते। हमारा अगला जुमला था द बॉय एंड हिज कार। उसके बाद डेट वॉज, आई एम सॉरी, यहाँ पर मैंने शायद ऑप्शन में डेट दे दिया था, लेकिन आप मान के चले नहीं है। डेट वॉज पासिंग थ्रू द बैंक मेट एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर हम डेट लाएंगे। ओके, द बॉय एंड हिज कार वॉज पासिंग थ्रू द बैंक मेट एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर हम डेट लाएंगे, सिर्फ डेट ही ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो द बॉय ये जानदार यानी इंसान है, और एंड हिज कार ये जो कि गैर जानदार चीज़ है यानी इंसान के अलावा है, और इसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, तो लाजमी तौर पर हमें यहाँ पर डेट का इस्तेमाल करना होगा, इसलिए हम यहाँ पर डेट ही लाएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं ला सकते। उसके बाद है द मोबाइल ऑफ माई ब्रदर ही बॉट फ्रॉम दुबई वॉज लॉस्ट समवेयर। तो यहाँ पर द मोबाइल ऑफ माई ब्रदर, यहाँ पर विच का इस्तेमाल करेंगे आप, विच। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो आप रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर लाएंगे किसके लिए लाएंगे? द मोबाइल के लिए, मोबाइल के लिए लाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये इंसान के अलावा की चीज़ है, नहीं गैर जानदार चीज़ है या गैर आगिल चीज़ है, तो इसीलिए यहाँ पर हम विच लाएंगे। और विच का इस्तेमाल हम दोनों के लिए करते हैं, यानी एज अ फ़ाइल और एज अ मफूल, गैर जानदार के लिए या गैर इंसान के लिए। तो यहाँ पर गर्चे मफूल वाक़ है, फिर भी हम विच ही इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर डेट भी ला सकते हैं, जो कि हमने पढ़ा था। ठीक, हमारा अगला जुमला है द मैन दे वर टॉकिंग अबाउट इज़ माई बॉस। तो इसको हम किस तरीके से यहाँ फिल करेंगे? यहाँ पर हम जो फिल करेंगे वो होगा whom। whom क्यों होगा? क्योंकि जो आप रिलेटिव प्रोनाउन ला रहे हैं ये द मैन के लिए ला रहे हैं, और द मैन यहाँ पर क्या वाक़ हो रहा है? द मैन यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाक़ हो रहा है, और हमने क्या पढ़ा है कि जानदार यानी इंसानों के लिए हम whom इस्तेमाल करेंगे जब वो एज एन ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पर whom का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब यहाँ पर डेट भी ला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमारा अगला जुमला है व्हाट इज़ द थिंग यू नेवर लाइक्ड इन योर लाइफ येट। तो यहाँ पर भी हम डेट ही इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि व्हाट, डेट से मुराद आपका व्हाट है, जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और आपने पढ़ा है कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन किसी इंट्रोगेटिव के लिए इस्तेमाल करें तो वहाँ पर भी हम लाजिमन डेट ही का इस्तेमाल करेंगे। ओके, हमारा अगला जुमला है द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड हैज़ मोर देन 1 लाख एम्प्लॉयज इज गोइंग टू शट डाउन। तो यहाँ पर हम लाजिमन डेट ही लाएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, आप कंपनी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लगा हुआ द बिगेस्ट कंपनी, इसीलिए आपने यहाँ पर डेट इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है आपको सुपरलेटिव डिग्री जब किसी नाउन के साथ इस्तेमाल हो जाए और हम उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन लाए तो वहाँ पर डेट लाना ज़रूरी होगा। हमारा अगला जुमला है द मोबाइल यू ब्रदर बॉट फ्रॉम लंदन वाज नॉट डेट मच गुड। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर हम विच इस्तेमाल करेंगे, चूँकि द मोबाइल आ गया जो कि इंसान के अलावा की चीज़ है। अब चाहे फ़ाइल वाक़ हो चाहे मफूल वाक़ हो, हम विच ही इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर आप डेट भी ला सकते हैं। ओके,
हमारा अगला जुमला है दे डिड नॉट लाइक यू टोल्ड इन द मीटिंग। तो यहाँ पर दे डिड नॉट लाइक, और यहाँ पर कोई मर्जा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई मर्जा नहीं है। तो यहाँ पर दे डिड नॉट लाइक, यहाँ पर कोई मर्जा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर व्हाट इस्तेमाल करेंगे, यू टोल्ड इन द मीटिंग। हमने आपको क्या बताया था कि डिड नॉट लाइक व्हाट यू टोल्ड इन द मीटिंग, चूंकि कोई मर्जा नहीं इसलिए हम यहाँ पर व्हाट इस्तेमाल करेंगे। आप डेट भी ला सकते हैं, ख्याली चीज़ यानी फिजिकली वो चीज़ नहीं है तो आप डेट भी ला सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे व्हाट इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हम व्हाट का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब जुमले में कोई मर्जा ना हो। ओके, और हमारा अगला जुमला पोटैटो इज द ओनली वेजिटेबल इज कुक्ड विद एवरीथिंग। तो यहाँ पर ओनली आ गया है तो इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ डेट ही ला सकते हैं और कुछ नहीं। ओके, डेट ही लाएंगे। हमारा अगला जुमला है हु इज द वुमेन कीप्स शाउटिंग इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर हम डेट लाएंगे, सिर्फ डेट ही ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हु मुराद है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप हु मुराद लेते हैं तो डेट, लेकिन अगर आप दोनों हो सकता है आपने वुमेन के लिए इस्तेमाल किया हो, ठीक है। तो अगर आपने वुमेन के लिए इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर आप हु लाएंगे, ठीक। अगर आपने ज़मीर का इस्तेमाल द वुमेन के लिए किया तो यहाँ पर हु लाएंगे और डेट भी ला सकते हैं। हु क्यों लाएंगे? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है द वुमेन और ये इंसान है। लेकिन अगर आप हु के लिए लाते हैं तो लाजिमन आप सिर्फ डेट ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। ओके, क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव के लिए जब भी हम प्रोनाउन लाएंगे तो हम डेट ही का इस्तेमाल करेंगे। हमारा अगला जुमला है द रूम इन दे आर लिविंग इज वेरी डर्टी। यहाँ पर इन जायद हो गया है, आई एम सॉरी। द रूम इन दे आर लिविंग इज वेरी डर्टी, इसको आप कैसे कहेंगे? यहाँ पर आप डेट नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन है, तो आप यहाँ पर विच लाएंगे। क्या लाएंगे? विच ही ला सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं ला सकते। तो आप कहेंगे द रूम इन विच दे आर लिविंग इज वेरी डर्टी। ओके, हमारा अगला जुमला है द डेस्कटॉप माई फादर केम फ्रॉम सऊदी वॉज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे द डेस्कटॉप डेट। आप डेट भी ला सकते हैं या विच भी ला सकते हैं, क्योंकि डेस्कटॉप की बात चल रही है और कम विद यानी ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम विच भी ला सकते हैं, डेट भी ला सकते हैं। ओके, उसके बाद है प्लीज बाय द मोबाइल बैटरी लास्ट फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। यानी ऐसा मोबाइल खरीदें जिसकी बैटरी कम से कम 24 घंटे तक टिके या चले। टिकना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग उर्दू में, तो यहाँ पर हुज का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ हुज ही आएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बात चल रही है इजाफत की बात चल रही है। ओके, उसके बाद है द पर्सन हैड गॉन टू यूएई केम बैक टुडे। तो यहाँ पर हम लाएंगे हु क्यों लाएंगे? क्योंकि द पर्सन ये इंसान है, इसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन ला रहे हैं। और यहाँ पर ये क्या इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पर एज सब्जेक्ट या सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर केम बैक टुडे यानी हैड गॉन टू यूएई, यहाँ पर भी सब्जेक्ट बन रहा है और केम बैक वही आदमी आया, तो यहाँ पर हम हु का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था हमारा आज का होमवर्क और इसकी शरह इसकी तफसील मैंने आपको बयान कर दी कि हम क्यों इस्तेमाल करेंगे और क्या इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा इंशाअल्लाहुल अलीयुल अज़ीज़। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। और आज के सबक में हम आपको कुछ मज़ीद जानकारी देंगे रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। ओके, तो सबसे पहली जानकारी जो आपको मुझे देनी है वो ये है कि कुछ लोग लफ्ज़ एज को भी रिलेटिव प्रोनाउन मानते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? हमने आपको 6 रिलेटिव प्रोनाउन दिए थे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग लफ्ज़ एज को भी रिलेटिव प्रोनाउन मानते हैं, लेकिन उनके लिए शर्त है कि वो लफ्ज़ सच या लफ्ज़ सेम के बाद इस्तेमाल हुआ हो। सच के माने जैसा, सेम के माने उसी जैसा, दोनों एक ही माने में है लेकिन अलग अलग इस्तेमाल है। तो अगर इनके साथ हम एज इस्तेमाल कर दें, जैसे हम कहते हैं सच एज या सेम एज, इस सूरत में एज को हम क्या नाम देंगे? एज को हम नाम देंगे रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे कि मिसाल आप देखिए, ये कार उसकी तरह नहीं है जिसको जैद ने पिछले साल खरीदा था।
ये कार या उस कार की तरह नहीं भी आप कर सकते हैं, या यह कार उस तरह नहीं है जिसको जैद ने पिछले साल खरीदा था। अलग अलग ताबीरात आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उर्दू में आपको इख्तियार है। मैंने ऐसे लिख दिया है, मान लीजिए ये कार उसकी तरह नहीं है या उस कार की तरह नहीं है जिसको जैद ने पिछले साल खरीदा था। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे दिस कार इज नॉट सच एज जैद बॉट लास्ट ईयर। दिस इज कार इज नॉट सच एज जैद बॉट लास्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर सच एज आपने एज इस्तेमाल किया, तो इसको भी हम या कुछ लोग रिलेटिव प्रोनाउन का नाम देते हैं। मेरी मोटरसाइकिल तुम्हारी जैसी है, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे माई बाइक इज सेम एज योर्स। माई बाइक इज सेम एज योर्स। तो यहाँ पर सेम एज आपने इस्तेमाल किया, तो गोया कि आपने लफ्ज एज को सेम के साथ इस्तेमाल किया। तो इस सूरत में आप इसको क्या मानेंगे? इस सूरत में आप इसको रिलेटिव प्रोनाउन का नाम देंगे। ओके, तो पहली बात क्या हुई? पहली बात ये हुई कि कुछ लोग लफ्ज एज को भी रिलेटिव प्रोनाउन मानते हैं, लेकिन उनके यहाँ शर्त है कि ये प्रोनाउन कि ये सेम या सच के साथ इस्तेमाल हुआ हो। ओके, अगली बात जो हमें कहनी है, जो कि दूसरी बात है, वो ये है कि कुछ लोग लफ्ज बट को भी रिलेटिव प्रोनाउन मानते हैं। क्या? कुछ लोग लफ्ज बट को भी रिलेटिव प्रोनाउन मानते हैं, लेकिन उनके यहाँ भी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि इसका इस्तेमाल नफ़ी के इस जुमले में हुआ हो। बट को हम क्या नाम देते हैं? बट का नाम देते हैं हम कंजंक्शन, दो जुमलों को जोड़ता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग, सारे लोग तो नहीं कह सकते, कुछ लोग इसको रिलेटिव प्रोनाउन मानते हैं, लेकिन उनके यहाँ एक शर्त है। वो शर्त ये है कि ये किसी मनफी जुमले में इस्तेमाल हुआ हो। जैसे मिसाल देखें, देयर इज नो मुस्लिम्स बट मस्ट ओबे अल्लाह। देयर इज नो मुस्लिम्स बट मस्ट ओबे अल्लाह। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने बट का इस्तेमाल किया और उससे पहले नेगेटिव है। तो इस सूरत में हम बट को क्या कहेंगे? बट को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। देयर इज नो मुस्लिम बट मस्ट ओबे अल्लाह। इसका माना क्या? इसका माना होगा देयर इज नो मुस्लिम हु मस्ट नॉट ओबे अल्लाह। इसका हकीकी माना क्या होगा? देयर इज नो मुस्लिम हु मस्ट नॉट ओबे अल्लाह। यही माना है, देयर इज नो मुस्लिम, कोई मुसलमान नहीं है, बट मस्ट ओबे अल्लाह, मगर वो अल्लाह की इबादत उसे करनी चाहिए। ओके, वही माना निकल कर, देयर इज नो मुस्लिम, कोई मुसलमान नहीं है, हु मस्ट नॉट ओबे अल्लाह, कि जो अल्लाह की इबादत, जिसे अल्लाह की इबादत नहीं करनी चाहिए। यानी हर मुसलमान पर इबादत करना अल्लाह की वाजिब है। आप इसका तर्जुमा कर सकते कि हर मुसलमान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत, उसकी फरमाबरदारी, उसकी इबादत लाजिम है, ज़रूरी है। तो कुछ लोग बट को भी रिलेटिव प्रोनाउन मानते हैं। ओके, आगे चलते हैं और अगली बात जो हमें आपसे करनी है रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, वो है कि अगर हम मर्जा और रिलेटिव प्रोनाउन को कॉमे के ज़रिए अलग कर दें, यानी उस इस्म या उस प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, यानी उस इस्म या प्रोनाउन जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, अगर उन दोनों के दरमियान कॉमा लगा दिया जाए तो माने में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। जैसे कि अगर आप कहते हैं महमूद्स ब्रदर हु इज़ अ डॉक्टर इज़ माई बॉजम फ्रेंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा? रिलेटिव प्रोनाउन और मर्जा को कॉमे से के जरिए कर दे। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन है? हु है। और इसमें मर्जा क्या है? यानी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? महमूस ब्रदर के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर कोई कॉमा नहीं है। ठीक है, वही कह रहे हैं कि अगर हम इसके दरमियान कॉमा लगा दें और वो जुमला जिसमें कॉमा ना लगा हो, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होगा। ठीक है, इसमें कॉमा नहीं लगा है, तो इसका क्या माना होगा? इसका माना होगा कि महमूद ब्रदर, कि महमूद का भाई इज़ अ डॉक्टर, जो कि डॉक्टर है, इज़ माई बोजम फ्रेंड, मेरा जो है बोजम फ्रेंड का मतलब लंगोटिया यार, बहुत करीबी दोस्त है। तो इसका मतलब होगा कि महमूद के कई सारे भाई हैं, उनमें से जो डॉक्टर है वो दोस्त है मेरा। इसका क्या मतलब निकला बगैर कॉमे के कि महमूद के कई सारे भाई हैं, उनमें से एक डॉक्टर भी है, दूसरा इंजीनियर है, तीसरा ड्राइवर है या पायलट है, जो भी है,
उनमें से जो डॉक्टर है वो मेरा दोस्त है, ये माना निकल कर आया जब आप कॉमा नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर कॉमा लगा दें तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे महमूद ब्रदर हु इज अ डॉक्टर इज माई बॉजम फ्रेंड, कि महमूद का वो भाई जो डॉक्टर है वो मेरा क्लोज फ्रेंड है, बहुत करीबी दोस्त है। तो इसका क्या माना समझ में आएगा? इसका माना समझ में आएगा कि महमूद का एक ही भाई है जो कि डॉक्टर है और वो मेरा दोस्त है। इसमें क्या समझ में आया था कि महमूद के कई सारे भाई हैं, लेकिन अगर आपने कॉमा लगा दिया तो इसका मतलब होगा कि महमूद का सिर्फ एक ही भाई है और वो डॉक्टर है। तो ये फर्क आ जाएगा कॉमा लगाने से कॉमा ना लगाने से, लेकिन ज़रूरी नहीं है गाइस, बस कुछ लोगों ने ऐसी बात कही है तो इसलिए मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया है। ठीक, अगली बात जो है वो ये है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन का मर्जा यानी जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, अगर वो आकिल हो, आकिल का मतलब इंसान हो, और मफूल वाक़ हो, तो इस सूरत में हम रिलेटिव प्रोनाउन को हज़फ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि करें, बस ऑप्शन है कि अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन को ना इस्तेमाल करना चाहें तो आपको इख्तियार है। जैसे कि आप कहते हैं जिस लड़के को कल तुमने मारा था वो तुम्हें गाली दे रहा था, तो इसको आप दोनों तरीके से कह सकते हैं। आप कह सकते हैं द बॉय यू बीट यस्टरडे वाज अब्यूजिंग यू, जिस लड़के को कल तुमने मारा था वो तुम्हें गाली दे रहा था। द बॉय यू बीट यस्टरडे वाज अब्यूजिंग यू। ओके, तो इसका मतलब होगा जिस लड़के को कल तुमने मारा था तुम्हें गाली दे रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने द बॉय के लिए क्या इस्तेमाल किया? आप बात कर रहे हैं द बॉय यू बीट, तो यहाँ पर जो द बॉय वाक़ हो रहा है ये मफूल वाक़ हो रहा है, आप इसी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि मफूल वाक़ है और इंसानों में से है इसलिए आपने यहाँ पर हज़फ कर दिया। इसकी अगर आप असल लिखें तो इसकी असल होगी द बॉय whom you beat, the boy whom you beat yesterday was abusing you। ठीक है, तो ये इसकी असल है, लेकिन यहाँ पर आपने हज़फ कर दिया, तो ये आपको इसमें इख्तियार है कि आप इसको हज़फ कर सकते हैं। ओके, आगे जो हमें आपको बात बतलानी है वो ये है कि कभी कभी हम मर्जा को भी बिला वजह हज़फ कर देते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन को जिक्र कर देते हैं। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करना चाहते हैं वो हमारे जहन में होता है, हम ना तो बोलते हैं ना लिखते हैं, यानी हज़फ कर देते हैं। ये भी आप कर सकते हैं, यानी आप रिलेटिव प्रोनाउन को हज़फ करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप रिलेटिव प्रोनाउन के मर्जा को जिसके लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको हज़फ भी कर सकते हैं, उसके बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं whom Allah protects no one can harm them, whom Allah protects no one can harm them, कि जिसकी अल्लाह हिफाजत करे उसको कोई भी शख्स, कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तो यहाँ पर whom आपने किसके लिए इस्तेमाल किया? यहाँ पर नहीं लिखा आपने, तो वही कह रहे हैं कि कभी कभी हम जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं उसको भी हज़फ कर देते हैं। इससे पहले हम रिलेटिव प्रोनाउन को हज़फ कर रहे थे, यहाँ पर जिसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन को उसी को हज़फ कर दे रहे हैं। यह फ़र्क है दोनों में। तो इसकी असल क्या होगी? इसकी असल है दोज पीपल या दोज, अब दोज पीपल भी ला सकते हैं या दोज, या आप यहाँ पर द मैन भी ला सकते हैं या द मैन या द थिंग, जो भी आप लाना चाहें। ठीक है, whom Allah protect, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आपने यहाँ पर हज़फ कर दिया। यही चीज़ है, आप इसके बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहन में वो चीज़ होगी कि किसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर अगरचे मैंने दोज पीपल लिख दिया है, हो सकता है आप किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हो कि जो है द मैन वो आदमी जिसकी अल्लाह हिफाजत करे, द वीमेन वो आदमी जिसकी अल्लाह हिफाजत, वो औरत जिसकी अल्लाह हिफाजत करे, द गर्ल वो लड़की जिसकी अल्लाह हिफाजत करे, जो भी आप लेना चाहें वो आपके जहन में वो चीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चला कि कभी कभी हम इसके मर्जा को भी हज़फ कर देते हैं। ठीक, आगे है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन का मर्जा पूरा जुमला हो तो इस वक्त हम विच का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक मैंने क्या बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? नाउन के लिए यानी इस्म के लिए करते हैं, या किसके लिए करते हैं? या प्रोनाउन के लिए यानी इसमें ज़मीर के लिए। ठीक है,
तो उस वक्त हमने आपको बताया कि who, whom, which, that, whose ये सारा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी इसम के लिए नहीं करते, किसी प्रोनाउन के लिए नहीं करते, बल्कि पूरे जुमले के लिए कर देते हैं। तो इस सूरत में आप सिर्फ विच का ही इस्तेमाल करेंगे। अभी मिसाल से आपको बात समझ में आएगी। जैसे कि एक जुमला है, उसने तुमसे कल बताया था कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, जो कि झूठ है। तो यहाँ पर उर्दू में भी आप देख रहे हैं कि आपने इस पूरे जुमले के लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है, यहाँ पर आपने किसी इसमें प्रोनाउन के लिए यानी इसमें ज़मीर के लिए नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि जो पूरा जुमला आपने कहा है उसके लिए आपने जो इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर जो का माना अदा करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आप विच का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसको हम कैसे कहेंगे? इसको हम कहेंगे ही टोल्ड यू दैट आई वुड गो टू दिल्ली टुमारो, विच इज नॉट ट्रू, या विच इज फॉल्स। तो यहाँ पर आपने विच इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि आप इस पूरे जुमले के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ही टोल्ड यू, उसने आपसे बताया, डेट आई वुड गो टू दिल्ली टुमारो, कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा या दिल्ली जाने वाला हूँ। विच इज नॉट ट्रू, जो कि सही नहीं है, यानी जो कि झूठ है या जो कि गलत है। ठीक है, या विच इज अनट्रू भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप विच ही इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इस पूरे जुमले के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। ओके, जैसे कि मैंने तुमसे कहा था कि जैद ने तुम्हारी किताब फाड़ी है, जो कि सही था। बोलते हैं ऐसा, तो इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई हैड टोल्ड यू दैट जैद हैड torn योर बुक विच वॉज ट्रू, जो कि सही था, उसी ने फाड़ा। अभी तुम्हें अंदाजा हो गया, अभी तुम्हें जो है यकीन हो गया ना, सही था ना जो कुछ मैंने कहा था। तो यहाँ पर आप विच इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि आप इस पूरे जुमले के लिए रिलेटिव प्रोनाउन ला रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ओके गाइज, आगे हम बात करेंगे कंपाउंड प्रोनाउन। ये भी आपने जो पढ़ा था ये सिंपल प्रोनाउन था, लेकिन आपको कंपाउंड प्रोनाउन भी मिलेंगे। कंपाउंड प्रोनाउन किसे कहते हैं? कंपाउंड प्रोनाउन, कंपाउंड का मतलब होता है जोड़ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जिसमें दो अल्फाज हों, दो ऐसे एक रिलेटिव प्रोनाउन जिसमें दो अल्फाज आ जाए। अभी आपने हु पढ़ा था, इसमें एक ही लफ्ज़ है। आपने विच पढ़ा था, इसमें एक ही लफ्ज़ है। आपने व्हाट पढ़ा था, एक ही लफ्ज़ है। आपने डेट पढ़ा था, एक ही लफ्ज़ है। लेकिन कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन दो लफ्ज़ों से मिलकर भी बन जाते हैं। तो इस सूरत में उनको हम कंपाउंड प्रोनाउन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कंपाउंड प्रोनाउन। ठीक है, और कंपाउंड प्रोनाउन कितने हैं? कंपाउंड प्रोनाउन है आपके whom ever। ओके, whom ever का मतलब कहते हैं जिस किसी को। अगर आप इसका तर्जुमा करें, जिस किसी को होगा। और इसी तरह से whomsoever का थोड़ा सा माना और ताकीद पैदा हो जाएगी, जिस किसी की भी या जिस किसी को भी। whomever का मतलब होगा जिस किसी को, ठीक है। और लेकिन अगर whomsoever कर दे तो इसका मतलब होगा कि जिस किसी को भी, थोड़ा सा भी का आप माना ला देंगे उसमें। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बन रहा है। ठीक है, आगे है whoever। यहाँ पर भी हु और एवर से मिलकर बना, तो इसको कंपाउंड प्रोनाउन कहेंगे। और whoever का तर्जुमा क्या होगा? जो कोई या जिस किसी ने। लेकिन अगर आप यहाँ पर कहते हैं whosoever, तो यहाँ पर भी का माना जाएगा, जिस किसी ने भी। ठीक है, जैसे कि whosoever, जिस किसी ने भी, ये माना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और whatever इसका मतलब होगा जो कुछ। अगर आप यहाँ पर कर देते हैं whatsoever, तो इसका मतलब जो कुछ भी। और whichever का मतलब गैर जानदार के लिए whichever, जो कुछ या जिस किसने, जिसने भी या जिस चीज ने भी, ये माना होगा। तो कोई या जिस चीज ने भी। ठीक है, इस तरह का माना आप वहां पर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये प्रोनाउंस, यहाँ पर जो ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, whomever, whomsoever, whoever, whosoever, whatever, whichever, ये दो अल्फाज या दो कोई, अगर इनमें जाहिर सी बात है जब अल्फाज दो मजीद अल्फाज ले आएंगे तो इनका माना भी बदल जाएगा। जैसे कि हु का मतलब आप क्या ले रहे थे? हु का मतलब जो, लेकिन हुम का मतलब ले रहे थे जिसको, लेकिन whomever जिसको भी। ठीक है, whomsoever जिस किसी को भी। तो देखिए जिस तरह से आप अल्फाज जोड़ते जा रहे हैं कंपाउंड प्रोनाउन में, उसी तरह से आप उर्दू में भी माने में तब्दीली करेंगे जरूरत के एतबार से। ओके,
अब इनके इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो इनका इस्तेमाल आप जानते हैं, whomever का इस्तेमाल हम नाउन के लिए ही करेंगे, यानी इंसान के लिए करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट वाक़ हो। whomsoever वही माना है, बस थोड़ी सी ताकीद पैदा करेंगे। हु का इस्तेमाल आप इंसान के लिए करेंगे जब वो सब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ हो। whosoever वही माना है सब्जेक्ट के तौर पर इंसान के लिए करेंगे। वॉट एवर का इस्तेमाल आप किसके लिए करेंगे? खाली चीज़ों के लिए जिससे पहले मर्जा ना हुआ हो। ठीक है, व्हाट के बारे में आपने जो पढ़ा था एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, वही फार्मूला यहाँ पर भी लागू होगा। विच एवर में भी वही फार्मूला लागू होगा जो आपने पढ़ रखा था मिसालों के साथ। ठीक, बस इसमें थोड़ी सी और ताकीद हो जा रही है। अब इनकी मिसालों को देखते हैं, जैसे कि जो भी यहाँ आए उसका तहे दिल से इस्तकबाल है। जो भी यहाँ आए उसका तहे दिल से इकबाल है, उसका तहे दिल से इस्तकबाल है। इसको हम कैसे कहेंगे? whoever comes here is warm welcomed। whoever comes here is warm welcomed, कि जो भी यहाँ आए उसका दिल से या तहे दिल से इस्तकबाल है। तो यहाँ पर आपने whoever का इस्तेमाल किसके लिए किया? इंसान के लिए। कि जाहिर सी बात है जानवर आएगा तो उसका इस्तेमाल नहीं करते, हम अलग माने में कर लेते हैं, लेकिन अगर हम आम तौर पर बात करें तो आप इंसान का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपने whoever का इस्तेमाल किया। आगे मिसाल देखें, दुनिया में आप जिस किसी को अपना नमूना बनाएंगे क़यामत के दिन उसी के साथ होंगे। तो यहाँ पर जिस किसी को भी आप नमूना बनाएंगे, इसमें बात चल रही इंसान के सियाक की। हो सकता है कोई इंसान किसी गधे को नमूना बना ले तो वो अलग चीज़ है, लेकिन आम तौर पर हम बात कर रहे हैं इस मिसाल को, इस चीज़ को लेकर आप चलेंगे। ठीक है, यानी जिस इंसान को भी आप अपना नमूना बनाएंगे, अब चाहे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाए, असहाबे किराम को बनाए, ताबीन को बनाए, तब ताबीन को बनाए, किसी आलिम को बनाए, या किसी आजकल जो फहाशी फैलाते हैं उनमें से किसी को बनाए, तो यहाँ पर वो माना है। कहेंगे इसको आप कहेंगे ऑन द डे ऑफ डूम्स, या ऑन द डे ऑफ जजमेंट, या ऑन डूम्स डे यू विल बी विद whom एवर यू विल मेक योर आइडियल इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में आप जिस किसी को, उसके लिए हमने whom एवर का इस्तेमाल किया, जिस किसी को भी अगर आ जाए तो whomsoever, सो आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस किसी को, यहाँ पर आपने नहीं कहा जिसको, बल्कि आपने जिस किसी को ताकीद पैदा की है, तो इसके लिए आप whomever का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और whomever आपने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि यहाँ पर ये एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। ओके, सो ऑन द डे ऑफ डूम्स, या ऑन डूम्स डे यू विल बी विद whomever you will make your ideal in the world। दुनिया में आप जिस किसी को अपना नमूना बनाएंगे क़यामत के दिन उसी के साथ होंगे। ओके, आगे है जो कुछ आपको ज़्यादा पसंद आए उसको ले लो। जो कुछ आपको ज़्यादा पसंद आए उसको ले लो। इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे टेक विच एवर यू लाइक मोस्ट। टेक विच एवर यू लाइक मोस्ट, क्योंकि यहाँ पर गैर जानदार की बात हो रही है, इंसान के अलावा की बात हो रही है, और यहाँ पर मफूल वाक़ हो रहा है। यानी आप कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, किसी इंसान को तो आप लेने जाएंगे नहीं इसकी, उसको ले लो जिसको आप चाहते हो, ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो टेक विच एवर यू लाइक मोस्ट, जो कुछ आपको ज़्यादा पसंद है उसको ले लो। अगर यहाँ पे कर दे जो कुछ भी आपको ज़्यादा पसंद है तो विच सो एवर, यहाँ पर सो बढ़ जाएगा। ओके, आगे मिसाल देखते हैं, जो कुछ मेरे जहन में आएगा मैं उसको इम्तिहान की कॉपी में लिख दूंगा। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई विल राइट इन द एग्जाम पेपर whatever will come into my mind। तो यहाँ पर जो कुछ आने का मतलब जो कुछ ख्याल या जो कुछ जानकारी, यानी चीज़ फिजिकली नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे आई विल राइट इन द एग्जाम पेपर whatever will come into my mind। जो कुछ मेरे जहन में आएगा मैं इसको इम्तिहान की कॉपी में लिख दूंगा। अगर यहाँ जाए जो कुछ भी मेरे जहन में आएगा तो हम कहेंगे whatsoever will come into my mind I will write these things। आगे मिसाल देखें, इम्तिहान की कॉपी में आपने जो कुछ लिखा वो सही नहीं था। इसको आप कहेंगे कि whatever you wrote in the exam, एग्जाम मतलब एग्जाम की कॉपी, एग्जाम पेपर भी यू कैन से was not right, वो सही नहीं था। तो यहाँ पर whatever आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया, ख्याली है, फिजिकली नहीं है, और ये मफूल वाक़ हो रहा। whatever you wrote in the exam, कि आपने जो कुछ एग्जाम में लिखा था was not right, वो सही नहीं था। अगर आ जाए जो कुछ भी आपने लिखा था तो whatsoever का आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये बहुत ही बुनियादी जानकारी थी जिसको मैंने अलग से बयान किया ताकि सारी चीज़ें खल्त मल्त, या तो ये देखिए कि ये जो
हमने आपको अलग से रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ाया, ये कितना अहम है, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। मैंने इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं बयान किया। अगर मैं चाहता तो वहाँ बयान कर सकता था, लेकिन चूंकि इसकी ज़रूरत आपको हमेशा पड़ेगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पड़ेगी। हो सकता है कि आप के अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो कम से कम आपके दूसरी या तीसरी लाइन में तो ये आ ही जाएंगे। ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसे एक मैं एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन सब को जानना बहुत ही ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको अलग से जिक्र किया जाए ताकि सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ सकें। तो ये आज का हमारा सबक था, और आज के सबक में हमने क्या पढ़ा? आज के सबक में हमने पढ़ा कि कुछ लोग एस को भी रिलेटिव प्रोनाउन मानते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो लफ्ज़ सच या लफ्ज़ सेम के साथ इस्तेमाल हुआ हो। आगे हमने आपको बताया कि कुछ लोग लफ्ज़ बट को भी रिलेटिव प्रोनाउन मानते हैं, लेकिन वो लोग शर्त लगाते हैं कि इसका इस्तेमाल नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में हुआ हो। आगे हमने आपको बताया कि अगर मर्जा रिलेटिव प्रोनाउन, अगर हम मर्जा और रिलेटिव प्रोनाउन को कॉमा के ज़रिए अलग कर दें तो माने में थोड़ी सी तब्दीली आ सकती है, थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है, जिसको मैंने आपको वाज़े तौर पर मिसाल के साथ बयान किया। आगे हमने आपको पढ़ाया कि रिलेटिव प्रोनाउन का मर्जा अगर आकिल हो और मफूल यानी ऑब्जेक्ट वाक़ हुआ हो तो इस सूरत में आप रिलेटिव प्रोनाउन को हज़फ भी कर सकते हैं। आगे हमने आपको बताया कभी कभी मर्जा को भी हज़फ कर देते हैं बिना किसी रीज़न के, कोई ज़रूर नहीं कि रीज़न हो, यानी हम हज़फ कर देते हैं, लेकिन जहन में वो होता है, ऐसा नहीं है। ओके, आगे हमने आपको बताया था कि जब रिलेटिव प्रोनाउन का मर्जा पूरा जुमला हो, यानी जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हो पूरा जुमला हो, तो उस वक्त हम विच का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आगे हमने आपको बताया कि कुछ कंपाउंड प्रोनाउन होते हैं। कंपाउंड प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बना दिए जाएं और इनका इस्तेमाल हम ताकीद पैदा करने के लिए कर लेते हैं। जैसे हु का हम हुम एवर कर देते हैं, हुम सो एवर कर देते हैं, हु एवर कर देते हैं, हु सो एवर कर देते हैं, व्हाट एवर कर देते हैं, व्हाट सो एवर कर देते हैं, या विच एवर कर देते हैं। तो इनको हम कंपाउंड प्रोनाउन का मतलब कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, तो इनका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जुमले में ताकीद पैदा करने के लिए करते हैं। जिस किसी को भी या जिसको भी, ठीक है, इस तरह का माना अगर आप लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंपाउंड प्रोनाउन यानी कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये हमारा आज का सबक था, इसका खुलासा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं। ओके गाइज, अब हम आगे चलते हैं और अब हम होमवर्क करेंगे, ठीक है। चूँकि हमने बहुत कुछ आज भी पढ़ा तो हमारे लिए ज़रूरी है कि उसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि जो कुछ हमने पढ़ा है एक बार आइडिया आ जाए, अंदाज़ा हो जाए कि हमने कुछ सीखा भी है कि नहीं। तो इसके लिए हमने आपको कुछ जुमले दिए हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी से उर्दू आसान होगा तो इसलिए मैंने सोचा कि उर्दू से अंग्रेज़ी में करवाया जाए आपकी प्रैक्टिस, ताकि और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो हमारा पहला जुमला है, यार ये कपड़ा उस तरह नहीं है जिसे ज़करिया पहनता है। तो सारी चीज़ें, सारे अल्फाज आपके लिए वाज़ेह हैं। दूसरा है, ये लड़का तुम्हारे जैसा दिखता है। जिस तालिबा को कल तुमने पार्क में देखा था वो दर्जा 8 में पढ़ती है। आयशा ने कल तुमसे कहा कि वो अगले हफ्ते लंदन जाएगी, जो कि झूठ है। नाजरीन ने अपने उस्ताद से कहा था कि वो अमेरिकन है, जो कि एक मजाक था। जो भी आपको फ़ोन करे उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना। दुनिया में आप जो कुछ भी कमाएंगे उसका एक ना एक दिन हिसाब देना होगा। जो कुछ आपको खाना है खा लो, मुझे परेशान ना करो। है, अगर तुम इम्तिहान में पास होना चाहते हो तो जो कुछ याद है उसको लिख दो। अगला जुमला है, उसे जो कुछ समझ में आया उसने लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई इसमें मुश्किल लफ्ज़ है या अल्फाज हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इनको कर कर लाएंगे। और ये जो मिसालें हैं ना, ये जो होमवर्क में आपको जुमले दिख रहे हैं, ये मिसालों में गुजर चुके हैं, बस मैंने थोड़ी बहुत तब्दीली की है, ठीक है। बस आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप होमवर्क करेंगे, ऐसे ही सबक को या वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे खुद के लिए। इन्हीं कलिमात के साथ आज का भी हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले सबक में। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।